तो नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले कुछ दिनों से इतिहास विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोग प्राचीन इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि प्राचीन इतिहास को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो उसी क्रम में हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण तक समझ लिए थे। इससे पहले हम लोग इतिहास क्या है विषय पर समझा और इतिहास के विषय में थोड़ा बहुत जो भी जिक्र किया वो पिछले कक्षाओं में कर लिया और आज उसी कक्षाओं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और वो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे कुछ ही देर में, जिनके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उन्हीं पर काम करना है। देखिए, जब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए पढ़ाई और तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। आप कितना भी इनपुट अपने अंदर लेते हैं, जब तक आउटपुट नहीं देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आउटपुट देने के क्रम में हम एक नया स्टेप चलेंगे आज से क्वेश्चनरीज को लेकर के। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जितने भी होंगे बन सकते हैं पिछले टॉपिक से 10, 20, 30 जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस समझ में आते हैं उन सब का चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। मेरे पास एक सीट है और इसी सीट्स के तहत हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोगों के बोर्ड पर और उन्हीं क्वेश्चंस का ऑप्शन के तहत देना रहेगा उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, अल-बरूनी। पूरा क्वेश्चन ना लिखें क्योंकि बोल रहा हूं, उसी सुनिए। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था? और आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, देखिए और उत्तर दीजिए। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था? ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो हम लोग पिछले क्लासेस में अल-बरूनी के बारे में पढ़े थे। एक विदेशी यात्रियों के विवरण के साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने इसको देखा और यह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था। अगर इसकी बात करें तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उज्बेकिस्तान का यात्री था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, इसकी अगर बात करें अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? इसी लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। इसकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद या इसी को कहते हैं तहकीक ए हिंद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल-बरूनी की पुस्तक, परीक्षाओं में सीधे सीधे पुस्तकों का नाम दे देगा, पूछेगा अल-बरूनी की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है, या फिर किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, रिहल्ला किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं ए अल-बरूनी, बी प्लिनी, सी इब्न बतूता और डी हेरोडोटस। जी हाँ दोस्तों, जल्दी देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो हम जानते हैं रिहल्ला एक यात्रा वृत्तांत है। यह इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए इब्न बतूता इसका करेक्ट आंसर है। और हेरोडोटस इतिहास का पिता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। अब इसके बाद बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होत्री
होत्री किस वेद के पाठक को कहा जाता है? तो होत्र किस वेद को पाठक को कहा जाता है? और ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और पढ़ा था। होत्री ऋग्वेद के पाठककर्ता को बोले जाते हैं और यजुर्वेद के पाठककर्ता को हम क्या बोलते हैं? अधर्यु। नोट कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होत्री से भी बढ़ के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होत्री तो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है और किसी के चक्कर में छूट भी जाता है। इसलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे होगा चौथा क्वेश्चन। फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन लिखने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट उत्तर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको भी थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा लिखने में और जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस हो पाएंगे। फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी से सोचिए और 5 सेकंड का समय है, उत्तर दीजिए। तो हम बता देते हैं, फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा। शाहनामा। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चीनी यात्री हैं और आपके ऑप्शंस हैं फाहियान, बी संयुगन, सी रिहल्ला और डी ए एंड बी। देखिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है और देखिए उत्तर दीजिए। चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन है? फाहियान, संयुगन, रिहल्ला और 4th ऑप्शन है ए और बी। तो हम लोगों ने जाना था कि चीनी यात्री फाहियान, एक ट्रिक भी जानी थी, फाहियान, संयुगन इत्सिंग और एक था फाहियान, संयुगन ह्वेनसांग। तो इनमें से फाहियान भी है, संयुगन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ना तो ए सही है ना ही बी सही है, बल्कि डी सही है, जो कि ए एंड बी बोथ। इसके बाद चलते हैं 6th क्वेश्चन पे कि वेदों के रचयिता कौन हैं? वेदों के रचयिता कौन हैं? और 7th क्वेश्चन है, पुराणों के लेखक कौन हैं? ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अभी तक तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इतिहास प्रारंभ ही नहीं किया है। हम लोगों ने तो अभी केवल इतिहास को समझने और इतिहास के जानने के स्रोतों के विषय में थोड़ा बहुत अभी चर्चा किया है। इतिहास तो अभी अगले वीडियो से शुरू होगा, अगले क्लास से शुरू होगा, जब हम लोग वास्तव में प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास को उसमें 3 भागों में बांटा जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तब से हम लोगों की वास्तव में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, तमाम काल जैसे इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, वहाँ से हिस्ट्री। अभी तो इतिहास के जानने के स्रोतों से जो कुछ सार रूप में देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन हैं, देखिए और सॉल्व कीजिए। और बता देते हैं, वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। और अगर यहीं देख लें तो वेद 4 होते हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद पुराणों के लेखक लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। ये बाप और बेटे दोनों मिलकर पुराणों की रचना किए थे और पुराण मुख्य रूप से देखा जाए तो 18 होते हैं, जिसमें से 4-5 प्रकार के पुराण उपलब्ध माने जाते हैं, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, जिनमें से सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संहिता क्या है। तो हमने पिछले कक्षाओं में बताया था कि संहिता वेदों के संयुक्त रूप को संहिता कहा जाता है, जो कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हीं को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जय संहिता। तो हमने बताया था जय संहिता जो है महाभारत का प्राचीन नाम है। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। हाँ, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, 10वां क्वेश्चन। अंधविश्वासों का वेद किसे माना जाता है। अंधविश्वासों का वेद किसे माना जाता है, और वेदों के अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिनमें से अंधविश्वासों का वेद किसे माना जाता है और ऑप्शन है आपको वही 4 वेद, तो उसी 4 वेदों में से चुनना होगा एक किसी न किसी वेद को। तो जल्दी बताइए कि कौन है। हम बता देते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अंधविश्वासों का वेद माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है भारतीय संगीत का पिता किसे माना जाता है। भारतीय संगीत का पिता या भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, और आपके ऑप्शन है वही 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम जानते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेदों से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में संकलित मिलता है। तो वो है हमारा गद्य प्लस पद्य दोनों भाषाओं में संकलित वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में संकलित वेद माना जाता है। वेदों की और बात करें तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, और आपके वही ऑप्शन हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम जानते हैं कि ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है मंदिर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। पहला मंदिर कहाँ से मिला है या मंदिर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हम जानते हैं कि भारत में मंदिरों का साक्ष्य सबसे पहले 319 एडी से लेकर के 518 एडी तक, जो कि हमारा गुप्त काल रहा, इसी काल में सबसे ज़्यादा हमें मंदिरों का साक्ष्य मिला है। और पहला मंदिर जो है इसी में बता देते हैं। पहला मंदिर दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर है। ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास ललितपुर में है। ललितपुर झांसी यूपी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्तिकला कितने शैलियों में थी? भारत में मूर्तिकला कितने शैलियों में थी? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मूर्तिकला का साक्ष्य या मूर्ति बनाने का विकास जो है वो कुषाण वंश से शुरू हुआ। कुषाण वंश शुरू हुआ। अब भारत में मूर्तियाँ मुख्यतः 3 शैलियों में बनाई जाती थी। एक तो थी गांधार शैली। गांधार शैली उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बनाई जाती थी। इसको मिटा दें। गांधार शैली उत्तर पश्चिम भारत की तरफ थी। अगर हम इधर भारत की बात करें, ये है इंडिया, ये इंडिया है अगर, तो यहाँ से ये पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। इधर तक्षशिला है, तक्षशिला। यही तक्षशिला गांधार शैली का केंद्र रहा। यही तक्षशिला गांधार शैली का केंद्र रहा है। और उत्तर पश्चिम प्रांत में इधर के आसपास गांधार शैली में मूर्तियां बनाई जाती थी। इसके अलावा हमारा अगला शैली है जो मथुरा शैली। मथुरा शैली की मूर्तियां मथुरा, मेरठ और कौशाम्बी, वाराणसी, इधर मथुरा, मेरठ, कौशाम्बी, इधर वाराणसी, इस क्षेत्रों में जो है मथुरा शैली की मूर्तियां बनाई जाती थी। इसके अलावा अगर अमरावती शैली की बात करें, अमरावती शैली, तो ये अमरावती शैली इधर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के साइड में जो तेलंगाना वगैरह आज के दिन में है, इधर इस क्षेत्र में अमरावती शैली की मूर्तियों का विकास हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने क्वेश्चन में? 15। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एरण अभिलेख किसने लिखवाया था? एरण अभिलेख किसने लिखवाया था? तो हम पहले ही चर्चा कर चुके थे एरण अभिलेख के बारे में। एरण अभिलेख ही मात्र वह पहला अभिलेख था जिसके द्वारा हमें पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, और यह लिखवाया गया था भानु गुप्त के द्वारा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन अगर बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो सोचें और उत्तर बताएं इसका। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। और यहीं अगर एक महत्वपूर्ण अभिलेख विल्सन अभिलेख की बात कर लें, तो विल्सन अभिलेख कुमार गुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। इसके बाद 18वां क्वेश्चन का जिक्र करें अगर, तो 18वां क्वेश्चन है कि सबसे पहले वह कौन सा शासन रहा जिसने शीशे के सिक्के चलवाए? तो शीशे के सिक्के पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक शासक ने चलवाया, और उस शासन का नाम था सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश के शासक ने शीशे के सिक्के चलवाए। और 19वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलवाया गया, जिसका टाइम पीरियड है
319 से लेके 518 BC नहीं, AD है, AD एनो डोमिनी। और इसके बाद अगर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करें तो 20वां क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? तो हम बता दें, मिनहाज उल सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। इसके बाद 21वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तारीख ए सुबुक्तगीन किसकी रचना है? तारीख ए सुबुक्तगीन किसकी रचना है? तो ये है बैहाकी की। यह अरबी लेखक था, अरबी लेखक बैहाकी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जैसे 22वां क्वेश्चन अगर बात करें तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदेगोलम, ये कौन से और कैसे अभिलेख थे, इसके बारे में आपको बताना है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदेगोलम कौन से अभिलेख, कैसे अभिलेख थे? तो हम बता दें, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदेगोलम ये ऐसे 4 अभिलेख हैं जिनसे हमें अशोक के नाम और अशोक के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। पूरे भारतवर्ष में मात्र 2 ही शासक महान हुए जिनके आगे, नाम के आगे महान शब्द का यूज किया जाता है। वो है पहला अशोक महान और दूसरा अकबर महान। अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। इसके बाद और क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम इसको हटा दें, क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो हम जानते हैं सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था, और उसके बाद ही हमें पता चला कि भारत में भी कोई शासक है जो कि अभिलेख लिखवाता है या लिखवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था और वो कहाँ से आया था? हम पहले इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। आज क्वेश्चंस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ रिकॉल किया जा रहा है। तो बताइए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो हम जानते हैं कि 518 BC में एक फारस का शासक था जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट, या इसे ही दारा फर्स्ट कहा जाता था। इसी ने ही सबसे पहले आक्रमण भारत पर किया था। और कहाँ किया था? तो ये भारत अफ़गानिस्तान सीमा पर किया था, अफ़गानिस्तान सीमा पर आक्रमण किया था। इसके अलावा कुछ और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि
दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा, दाएं से बाएं, निम्नलिखित में से दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें सभी लैंग्वेजेस को जान लेना है, सभी लिपियों को जान लेना है। तो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि इधर से इधर, तो हम जानते हैं कि अरबी, फारसी, उर्दू और इसके अलावा खरोष्ठी, ये ऐसी लिपियां हैं जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। इसके अलावा अगर बाएं से दाएं लिपि की बात करें तो उसमें है ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन। ये लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं और ये सभी लिपियां दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जावा मानव कहाँ पर खोजे गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, जावा मानव कहाँ पे खोजे गए थे? तो हम जानते हैं कि अगर मैप पे देखा जाए तो ये है इंडिया, ये इंडिया है, इधर से ये म्यांमार होते हुए ये इंडोनेशिया का कुछ द्वीप समूह है, फिर उसके बाद इधर एशिया जो जापान वगैरह पड़ता है। तो जावा मानव की खोज नाम से प्रतीत हो रहा है जावा द्वीप, और ये जावा द्वीप है कहाँ पे? ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का ये द्वीप जावा, सुमात्रा, इसी तरीके से इधर ये सभी इंडोनेशिया के पार्ट हैं। इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है, तो जावा मानव यहीं पे खोजे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें पीकिंग मानव की, 27 नंबर, पीकिंग मानव की खोज कहाँ हुई थी? नाम से ही पता चल रहा है पीकिंग मानव, इसकी खोज चीन में हुई थी। चीन में कहाँ पे? बीजिंग में। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हिमालय का निर्माण किस महायुग में हुआ था? किस महायुग में हुआ था? तो हमारा आंसर है सीनोजोइक महायुग या महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प। और एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये तो हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 तकरीबन 4.6 लगभग में है अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव, जिसको हम होमो सैपियंस मानव कहते हैं, होमो सैपियंस मानव अगर पाषाण काल की दृष्टि से देखा जाए तो किस काल में उत्पन्न हुआ था? तो आधुनिक मानव, जिसको होमो सैपियंस कहा जाता है, होमो सैपियंस, यह किस काल में आया था? तो यह आया था आज से तकरीबन 30,000 वर्ष पहले, और इसे हम कह सकते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन सीरीज हमारी कैसी रही। इस प्रकार से हम जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे उस पर कुछ नए नए क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसी में से छांट करके हम यहाँ पे उसका डिस्कशन करेंगे। इससे हमारा और आपका जो
अटैचमेंट है वो बना रहेगा और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को परीक्षाओं में डायरेक्ट हिट कर पाएंगे। तो धन्यवाद।